भारतीय आयोजन ऑब्लिक नियोजन के लिए संसाधन जुटाव, रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन फॉर इंडियन प्लानिंग, आवश्यक धन, नियोजन ऑब्लिक आयोजन के लिए लक्ष्य, रणनीति, समयावधि, संसाधन, प्रस्तावना। भारत में विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए केवल बाजार पर्याप्त नहीं है। उपर्युक्त संदर्भ में भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री पी.वी. नरसिम्हा राव का निम्न कथन महत्वपूर्ण है कि बाजार क्रय शक्ति आधारित मांग और आपूर्ति में संतुलन तो ला सकता है, लेकिन आवश्यकता और आपूर्ति में नहीं। मांग आवश्यकता, क्रय शक्ति, खर्च करने की शक्ति। यह ध्यान देने योग्य है कि बाजार कोई सामूहिक प्रकार लक्ष्यों के लिए कार्य नहीं करते हैं और न ही व्यक्तिगत निर्णयों के सामूहिक प्रभावों को ध्यान में रखता है। इस प्रकार भारत में राज्य द्वारा किए जाने वाले नियोजन आयोजन की आवश्यकता को उजागर किया जा सकता है। भारत में गरीबी निवारण समावेशी विकास, मानव विकास, खाद्य सुरक्षा, विश्व स्तरीय इंफ्रा, सबके लिए स्वास्थ्य, सबके लिए घर, उत्कृष्ट रक्षा प्रणाली, बेहतर आंतरिक सुरक्षा आदि लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए राज्य नियोजन की आवश्यकता है। भारत में नियोजन की नई संरचना। भारत में पंचवर्षीय योजनाओं को हटा दिया गया है, प्लस योजना आयोग को अंत कर दिया गया, प्लस योजनागत और गैर योजनागत खर्च के वर्गीकरण का अंत। उपर्युक्त का निहितार्थ यह नहीं है कि भारत में नियोजन समाप्त हो गया है। भारत में नियोजन के नए स्वरूप को 2015 से लागू किया गया है। यह पहले की तुलना में अधिक विकेंद्रित और दीर्घकालिक है। नीति आयोग की प्रशासनिक परिषद गवर्निंग काउंसिल में राज्यों को भी भागीदारी दी गई है। प्रशासनिक परिषद के सदस्यों के रूप में केंद्र और राज्य टीम इंडिया की भावना के साथ नेशनल डेवलपमेंट एजेंडा को लागू करते हैं और यह सहकारी संघवाद का परिचायक है। भारत में नियोजन की नई संरचना को एक रेखाचित्र द्वारा दिखाया जा सकता है। न्यू स्ट्रक्चर ऑफ प्लानिंग। नीति आयोग में गवर्निंग काउंसिल, इधर स्टेट और सेंटर। विजन 15 ईयर्स SDG, डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी और स्ट्रेटजी 7 ईयर्स, एक्शंस 3 ईयर्स। एक्शन, स्ट्रेटजी, विजन। संसाधन जुटाव की रणनीति। कर राजस्व से आय को बढ़ाना, कर की वहनीय दर, कृषिगत आय को आय कर के दायरे में लाया जा सकता है, विशेष रूप से गैर कृषकों की। नए करों के आरोपण से कर आधारों को बढ़ाया जा सकता है, कर छूटों को कम से कम किया जाए, कर प्रणाली सरल हो, कर प्रशासन में सुधार हो, टैक्स इवीजन और टैक्स एवॉइडेंस को रोका जाना चाहिए आदि। सार्वजनिक उद्योगों में अधिशेष या मुनाफा सरप्लस बढ़ा होना चाहिए। उत्पादन क्षमता का पूरा इस्तेमाल में कार्यप्रणाली में सुधार, स्वायत्त ऑटोनॉमी दी जानी चाहिए, उचित कीमत नीतियों को लागू करना चाहिए। सार्वजनिक सेवाएं में बिजली, पेयजल, परिवहन, सिंचाई आदि पर्याप्त प्रयोक्ता शुल्कों की वसूली, यूजर चार्जेज, उन पर लगाई गई लागत निकल आए। सरकार के आकार को छोटा किया जाए, डाउन साइजिंग द गवर्नमेंट। मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस पर ध्यान दिया जाए, प्लस ई गवर्नेंस को बढ़ावा, नए पदों का अधिक सृजन करने के बजाय अतिरिक्त स्टाफ की पुनर्नियुक्ति पर जोर। सरकारी खर्च कम में विशेष जोर, सब्सिडियों को कम करना, लक्ष्योन्मुखी बनाना, कैश ट्रांसफ़र को लागू करना। दूसरा, नई पेंशन योजना राष्ट्रीय पेंशन योजना पर जोर। तीसरा, ऋण माफी की योजनाओं से बचना आदि। इस प्रकार भारत में नियोजन आयोजन के लिए संसाधन जुटाव की एक उपयुक्त रणनीति का निर्माण किया जा सकता है।
समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी विकास उचित मतलब है प्रस्तावना। समावेशी विकास विकास की वह प्रक्रिया होती है जिसमें सभी लोग, सभी भौगोलिक क्षेत्र और सभी आर्थिक क्षेत्र उचित भागीदारी करते हैं। समावेशी विकास न केवल समाज में समावेशिता इंक्लूसिवनेस लाता है बल्कि विकास में टिकाऊपन सस्टेनेबिलिटी भी सुनिश्चित करता है। यदि विकास समावेशी नहीं है तो वह टिकाऊ नहीं रहता है और इसका कारण यह है कि अमीरों की उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति न केवल कम होती है बल्कि अमीरी के बढ़ने के साथ और कम होती चली जाती है। इससे समग्र मांग कम होने लगती है और विकास का पतन होने लगता है। IMF के वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अप्रैल 2016 में निम्न महत्वपूर्ण रिसर्च से देखने को मिलता है। यदि किसी देश की टॉप 20% जनसंख्या को 1% अतिरिक्त आय ट्रांसफ़र की जाती है तो उसकी GDP की ग्रोथ रेट 0.08% बिंदुओं से कम हो जाती है। इसी प्रकार यदि बॉटम 20% जनसंख्या को 1% अतिरिक्त आय ट्रांसफ़र की जाती है तो उसकी GDP ग्रोथ रेट 0.38 बिंदुओं से बढ़ जाती है। भारत में समावेशी विकास का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना में पहली बार लागू किया गया। वर्तमान में यह SDG 8 के अंतर्गत सम्मिलित है। नोट: समावेशी विकास इंट्रा जनरेशनल इक्विटी अंतःपीढ़ी समता से जुड़ा मुद्दा है। विकास संपोषणीय विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट, समावेशी विकास इंक्लूसिव डेवलपमेंट। संपोषणीय सस्टेनेबल डेवलपमेंट में इंटर जनरेशनल इक्विटी एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में यानी प्रेजेंट जनरेशन बराबर फ्यूचर जनरेशन मतलब रिसोर्स यूज। और समावेशी विकास में इंक्लूसिव डेवलपमेंट में इंट्रा जनरेशनल इक्विटी एक ही जनरेशन के भीतर पर्सन ए बराबर पर्सन बी इनकम एंड एसेट्स। क्या भारत में विकास समावेशी नहीं है? समावेशी नहीं है, हाँ समावेशी नहीं है, वर्जी है। एक्सक्लूसिवनरी फैक्ट्स टू जस्टिफाई उचित तथ्य। वर्ल्ड इनइक्वलिटी रिपोर्ट 2022 टॉप 1% लोगों के पास भारत की राष्ट्रीय आय का 22% हिस्सा चला जाता है। टॉप 10% के पास भारत की राष्ट्रीय आय का 57% हिस्सा चला जाता है। टॉप 10% की औसत वार्षिक आय ₹11,66,520। बॉटम 50% की औसत वार्षिक आय 53,600 है। सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट द इंडिया स्टोरी 2023 से ऑक्सफैम। भारत की टॉप 10% जनसंख्या 72% कुल संपत्ति का। बॉटम 60% जनसंख्या 3% कुल संपत्ति का। इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स 2018 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भारत की रैंक 62। कंक्लूजन: इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में विकास समावेशी नहीं है। भारत में किस प्रकार समावेशी विकास लाया जा सकता है? एक में सभी लोगों को समान अवसर उपलब्ध करवाना। दूसरा, सभी लोगों के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति पहुंच का विस्तार करना। तीसरा, सभी लोगों के लिए वित्तीय समावेशन फिनेंशियल इंक्लूजन सुनिश्चित करना। प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करना। ऊंची सोशल एक्सपेंडिचर सामाजिक खर्च के स्तर को बढ़ाना। अप्रत्यक्ष करों पर निर्भर कम करना और प्रत्यक्ष करों का अधिक प्रयोग करना। 7वां, उपर्युक्त के अलावा निम्न बातों पर भी ध्यान दिया जा सकता है। एक में गरीबी निवारण की व्यापक रणनीति को लागू करना। दूसरा, ग्रामीण इंफ्रा को मजबूत करना। पूरा मतलब प्रोवाइडिंग अर्बन एमिनिटीज इन रूरल एरियाज। तीसरा, पिछले राज्यों में निवेश को प्रोत्साहन देना। चौथा, कुशलता विकास पर जोर। 5वां, त्वरित कृषि विकास पर जोर। 6वां, गैर कृषि गतिविधियों नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को बढ़ाना। पशुपालन, कुटीर उद्योग, ग्रामोद्योग आदि। रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, ग्रामीण औद्योगिकरण। 7वां, लिंग संतुलन की नीतियों को लागू करना। 8वां, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े समूहों के विकास और सशक्तिकरण पर जोर देना। 9वां, लोगों को बेहतर सामाजिक सुरक्षा जाल सोशल सेफ्टी नेट उपलब्ध करवाना। 10वां, रोजगार के अधिकाधिक अवसर सुनिश्चित करना आदि। कंक्लूजन:
इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं पर विचार करके समावेशी विकास के लिए उपयुक्त सुइटेबल रणनीति का निर्माण किया जा सकता है। खाद्य सुरक्षा, फूड सिक्योरिटी प्रस्तावना एक स्वस्थ और क्रियाशील जीवन जीने के लिए आवश्यक भोजन तक सभी लोगों की भौतिक और आर्थिक पहुँच हो दीर्घकालिक रूप से सुनिश्चित करना खाद्य सुरक्षा है। खाद्य सुरक्षा की उपयुक्त परिभाषा को ध्यान में रखते हुए से जुड़ी आवश्यक बातों को निम्न बिंदुओं द्वारा अभिव्यक्त किया जा सकता है। भोजन में सभी प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व विद्यमान हैं। कारण एक व्यक्ति स्वस्थ और क्रियाशील जीवन जी सके, आवश्यक भोजन तक पहुँच, भौतिक आर्थिक। खाद्य सुरक्षा में सभी लोगों को ध्यान में रखा जाता है। चौथा, खाद्य सुरक्षा सदैव सुनिश्चित की जानी चाहिए। दीर्घकालिक मुद्दा, खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में भारत की स्थिति गंभीर सीरियस है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023 वैल्यू 28.7, श्रेणी सीरियस, विश्व 34.9, इंडेक्स रैंक 111वीं। और GHI का निर्माण कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वर्ल्ड हंगर हाई हंगर GHI में प्रयुक्त होने वाले मानक एक में प्रतिशत ऑफ अंडर नरिशमेंट पॉपुलेशन, अपर्याप्त कंपोषण वाली जनसंख्या का प्रतिशत। दूसरा, प्रतिशत ऑफ स्टंटेड चिल्ड्रन अंडर 5, कम लंबाई के बच्चे। थर्ड, प्रतिशत ऑफ वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर 5, कम वजन के बच्चे। चौथा, चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट CMR। हाइट, वेट, वेस्टेड, एक्यूट हंगर, हाई एज, स्टंटेड, क्रोनिक हंगर अंडर 5। कैटेगरीज GHI वैल्यू कैटेगरीज, लो हंगर 9.9 या इससे कम, मॉडरेट हंगर 10 से 19.9, सीरियस हंगर 20 से 34.9, अलार्मिंग हंगर 35 से 49.9, एक्सट्रीमली अलार्मिंग हंगर 50 और अधिक, 50 से और उससे अधिक। उपयुक्त के अलावा NFHS 5 के निम्न तथ्य भी महत्वपूर्ण हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2019 से 2021 में स्टंटेड चिल्ड्रन अंडर 5 35.5%, वेस्टेड चिल्ड्रन अंडर 5 19.3%, अंडर नरिशमेंट एज 15 से 49, कम पोषण मेल्स 16.2%, फीमेल्स 18.7%, एनीमिया 15 से 49 एज के ग्रुप में, मेल्स में 25%, फीमेल्स में 57%, एनीमिया अंडर 5 चिल्ड्रन 67%, ओवरवेट 15 से 49 वर्ष के एज ग्रुप के, मेल्स में 22.9%, फीमेल्स 24%, 18.9%, बैक ईयर सर्वे और 20.6%। NFHS के 4 के आंकड़े हैं। कंक्लूजन, भारत में खाद्य सुरक्षा की स्थिति अत्यंत गंभीर है। NFSA नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम प्रस्तावना इम्प्लीमेंटेड लागू 2013 लाभार्थी परिवारों को खाद्य सुरक्षा एज ए लीगल राइट। मुख्य विशेषताएं, कवरेज दायरा, ग्रामीण 75% जनसंख्या, शहरी 50% जनसंख्या। परिवारों का वर्गीकरण, प्राथमिक अंत्योदय परिवार पर, प्राथमिक मतलब 5 kg अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह, अंत्योदय परिवार मतलब 35 kg अनाज प्रति परिवार प्रति माह। तीसरा, अनाज की कीमत, चावल गेहूँ मोटा अनाज, चावल 3 रुपये प्रति किलो, गेहूँ 2 रुपये प्रति किलो, मोटा अनाज 1 रुपये प्रति किलो। नोट, समान कीमत दोनों प्रकार के परिवार में। चौथा, खाद्य सुरक्षा को अधिकार के रूप में निम्न प्रकार सुनिश्चित किया गया है। 1 में खाद्य सुरक्षा भत्ता दिया जाता है यदि समय पर अनाज नहीं। दूसरा, कर्मचारी द्वारा लापरवाही, वेतन में कटौती। तीसरा, शिकायत निवारण, जिला स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी। नोट, स्टेट फूड राइट कमीशन की स्थापना का प्रावधान। आलोचनात्मक मूल्यांकन, यह अधिनियम खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। क्यों? राइट्स बेस्ड अप्रोच, अधिकार आधारित दृष्टिकोण अनुकरण करता है, लेकिन निम्न बिंदुओं की अनदेखी नहीं की जा सकती है। सीरियल सेंट्रिक अप्रोच, अनाज केंद्रित दृष्टिकोण, दालों आदि को ध्यान में नहीं रखा गया है।
ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के अनुसार 5 सदस्यों के परिवार 55 kg प्रति माह की आवश्यकता होती है। PSHF फूड ग्रेन्स के मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है। पब्लिक स्टॉक हेल्थ भारत में खाद्य सब्सिडी का उच्च स्तर राजकोषीय घाटा को बढ़ाता है। कंक्लूजन आवश्यक बदलाव किए जाने चाहिए, प्लस WTO स्तर पर बेहतर ढंग से निगोशिएशन किए जाने चाहिए।